प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहा है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग सब कोई बनाए तो दोबारा मत बनाइएगा भैया, इसको मत दोबारा लिखो। वर्तमान काल इसी को पढ़ रहे हैं ना, इसी में हम नियमों को कुछ करवा दिए थे। अनिश्चित वर्तमान काल हमने शायद आप लोग को बताया था यस ईएस या आईईएस जोड़ने का नियम, सभी नियमों को बता दिया था। नंबर नियम पहला वाला क्या था कि जब क्रिया के अंत में यस एच सी एच डबल एस और ओ हो तब उसमें क्या करते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। क्यों? एक वचन में बदलने के लिए। एक वचन में क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमारा जब कर्ता ही से इट तथा एक वचन रहेगा तभी हम उसको क्रिया को एक वचन में बदलते हैं। और क्रियाएं हमारी सदैव बहुवचन में होती हैं। क्रियाएं सदैव बहुवचन में होती हैं, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, अगर कर्ता हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है, एक वचन में कर्ता आया सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ क्रिया को हम एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसलिए उसमें क्या करते हैं, एस या आई जोड़ करके एक वचन में बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं हमने सभी नियमों को आपको बताया ही है। पहला वाला नियम जैसे अभी रिपीट किया मैंने, जब क्रिया के अंत में एस एच सी एच डबल एस और ओ हो तब क्या करते हैं, उसके अंत में ईएस जोड़ देते हैं। और हमने बताया था अगला नियम यदि क्रिया के अंत में वाई अक्षर हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़ देते हैं। और अगला नियम हमने बताया था यदि क्रिया के अंत में वाई अक्षर हो उससे पहले कोई वावल आया हो तो वाई को बिना हटाए क्रिया के अंत में यस जोड़ देते हैं। ठीक, ये तीन नियम हमने आपको फैक्चुअल लिखवा दिया था। और बाकी की क्रियाएं भी आपको मिल सकती है जिसमें कि ये सब कुछ भी ना हो, ना तो अंत में वाई अक्षर हो, ना सी एच हो, ना डबल एस हो और ना तो वो, तब क्या करते हैं लगभग हर जगह ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ठीक, और हमने रूल नंबर 2 लिखवाया था यदि कर्ता आई बी यू दे था बहुवचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, क्रिया में यस ईएस या आईईएस नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आई बी यू दे जो है और बहुवचन कर्ता ये सभी बहुवचन में है, ये सभी क्या है, बहुवचन में है। तो क्रिया तो हमारी ऑलरेडी बहुवचन में है तो काहे लिए उसको हम एक वचन बदले भाई। जो क्रिया हमारी वो सब्जेक्ट बहुवचन में है ये है, अब क्रिया भी बहुवचन में है तो हम उसको एक वचन में नहीं बदलेंगे। समझे बात को? यहाँ तक बात हो गई। फिर आज हम आगे नियमों की बात करेंगे। अगला नियम है यदि जो कर्ता है, अगर कर्ता की आदत प्रकट की है, वाक्य में कर्ता की आदत प्रकट की गई हो तब क्या करते हैं, उसमें हम कर्ता से पहले द का प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर द का प्रयोग हमें करना है, मान लो तुम कहते हो नहीं हम द का प्रयोग करबे ही करेंगे, तब उसके लिए आपको वाक्य में क्रिया की पहली अवस्था के साथ यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला नियम है भैया यदि वाक्य में आपको तो शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, तो शब्द मिल जाए तब आप क्या करेंगे। ठीक, यदि आपको वाक्य में तो शब्द मिल जाए तब आप वहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, डू अथवा डज का प्रयोग करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। अगर ही सी इट तथा एक वचन है तब आपको सहायक क्रिया डज का प्रयोग करना है। अगर आई बी यू तथा बहुवचन है तो आपको डू का प्रयोग करना है। समझे? और अगला नियम है भैया यदि जो आपका कर्ता है ऐसा लगे कि कर्ता एक कार्य के सिवा कोई कार्य करना ही नहीं चाहता, एक कार्य के सिवा
कोई कार्य करना ही नहीं चाहता तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, नथिंग बट का प्रयोग करना पड़ेगा और क्रिया वो सहायक क्रिया का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कह दिया जाए महिमा लिखती ही रहती है, केवल वह लिख रही है, लिखती ही रहती है, मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि वह एक कार्य के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं करती। ऐसा लग रहा है ना, वह लिखती ही रहती है, वह पढ़ती ही रहती है, वह सोती ही रहती है। ऐसा लग रहा है केवल एक ही कार्य करती है, उसके सिवा कोई भी कार्य नहीं करती है। तो हम यहाँ तक आप पूरी कहानी बता दिए। अब हम आपको बताते हैं एक एक नियमों को लिखवा दें। उसी में रूल नंबर 3 बनाना। रूल नंबर 3, यदि कर्ता की आदत प्रकट की गई हो तो, कर्ता की आदत प्रकट की गई हो तो कर्ता से पहले द प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं नोट में लिखना, यदि आपको द का प्रयोग करना है तो क्रिया की पहली अवस्था के साथ, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, FORM है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के साथ यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा, यूज टू का प्रयोग करना पड़ेगा। रूल नंबर 4 भैया, यदि वाक्य में तो शब्द आए तब वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग कर्ता से अनुसार, यदि वाक्य में तो शब्द आए तब वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करेंगे, कर्ता के अनुसार करेंगे। यदि वाक्य में
करते समय नथिंग बट दिखाई तो दे रहा है। Nothing but और कर्ता की नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको फिर से समझाते हैं, कोई दिक्कत हो बताइए। चलो देखो भैया, फिर से एक बात समझ लो, क्या लिखा गया है? यदि कर्ता की आदत प्रकट की गई हो तो कर्ता से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वाक्य में ऐसा लगे कि कर्ता की आदत प्रकट की गई हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? द का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट में लिखा हुआ, यदि आपको द का प्रयोग करना ही है तो द का प्रयोग करो, लेकिन वाक्य में क्या करो? क्रिया की पहली अवस्था के साथ यूज्ड टू का भी प्रयोग करो। कहने का मतलब आपको क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है और उससे पहले यूज्ड टू का भी प्रयोग करना है, तभी आप द का प्रयोग कर सकते हो। कब? जब कर्ता की आदत प्रकट की गई हो वाक्य में। ठीक, अभी हम आपको सेंटेंस बताएंगे सब। जैसे कह रहा है, यदि वाक्य में तो शब्द आए तब वाक्य को क्या करेंगे? अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया टू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे। मतलब अगर वाक्य में आपको तो शब्द मिल जाए, जैसे कह दिया जाए वह जाता तो है, वह खाता तो है, समझे? जाता है, जाती है, खाती है, पीती है, सब तो आता है, लेकिन तो शब्द उसी में जोड़ देता, आप रह जाएंगे। तो आप रह ना जाए, अटक ना पाए, इसलिए हमने सभी नियमों को आपको दे दिया है। क्या करें? यदि वाक्य में तो शब्द आए तब क्या करेंगे? वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू अथवा डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार का मतलब, अगर आपका कर्ता ही सी इट तथा एक वचन है, ही सी इट तथा एक वचन है, तब आप किसका प्रयोग करोगे? डज का प्रयोग करोगे। अगर कर्ता आई बी यू दे तथा बहुवचन है, तब आप डू का प्रयोग करोगे। समझ में आई बात? आगे देखो, अगला नियम क्या करा भैया? यदि वाक्य में अवश्य शब्द आए तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वाक्य में ऐसा मिल जाए कि वहां पर अवश्य शब्द है, क्या है? अवश्य शब्द लिखा ही रहे, जैसे कह दे वह विद्यालय अवश्य ही जाती है, समझे? वह विद्यालय अवश्य ही जाती है या अवश्य जाती है, तब आपको क्या करना है? उस अवश्य शब्द के लिए मस्ट का प्रयोग करना है, समझे? अगर आपको लास्ट नियम कराए, यदि आप वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे, यदि वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि कर्ता एक कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य करेगा ही नहीं, कर्ता एक कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य करेगा ही नहीं या करता ही नहीं है, तब ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आप क्या करेंगे? नथिंग बट और सहायक क्रिया टू या डज का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। ठीक, यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटा दे रहे हैं।
अब हम कुछ वाक्यों को करेंगे जिसके लिए इतने दिन से परेशान हैं। इतने नियमों को आप लोग पढ़ रहे हैं, अब उन्हीं वाक्यों को पढ़ेंगे, अनुवाद करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नियम जान लो, खत्म हो चुका है। अब इसके बाद कल पढ़ाएंगे निगेटिव नियम। उससे पहले आपको इस पर कुछ सेंटेंस को करा दे। जैसे आपको नंबर 1 सेंटेंस दे रहे हैं, रामू विद्यालय जाता है। रामू विद्यालय जाता है, ऐसे आपको वाक्य दे दिया भैया। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दिमाग लगाना एकदम। सबसे पहला काम आपको ये करना है, मान लो यहाँ आप जान जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहीं भी आपको किसी पेपर में लिख दिया जाए कहाँ यही सेंटेंस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे वहां पर? तो ध्यान सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे? वाक्य को पहचानोगे। क्या करोगे? वाक्य को पहचानोगे कि किस टेंस का ये वाक्य हमको दिया गया है। ठीक, टेंस को पहचानो। अंतिम में क्या मिला? ता है। जब ता है, ती है, ते है, ताहू मिलता है तो हम क्या जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सेंटेंस को पहचानेंगे। ठीक, वाक्य मतलब वाक्य को पहचाने कौन सा टेंस है, टेंस को पहचान लिए कौन सा टेंस है। अब ये पहचाने इसमें कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है या फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो ये कैसा है क्या? अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सकारात्मक भाव रहता है, ना तो आपको नकारात्मक शब्द मिलेगा, ना तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, एक सिंपल सी भावना व्यक्त की गई है। तो इसमें देखो ये कहीं नहीं शब्द दिख रहा है क्या? कहीं पर नहीं शब्द दिख रहा है क्या? नहीं ना। कहीं पर आपको इसमें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाक्य दिख रहा है क्या? जैसे व्हाई, वेयर, हार्ड, व्हेन, हु, ये सब नहीं दिख रहा है ना। ये इंट्रोगेटिव भी नहीं, निगेटिव भी नहीं है, ये सिंपल सा है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये पहचान लिए। पहला काम क्या किए? वाक्य को, वो सेंटेंस टेंस को पहचाने, कौन सा टेंस है हमारा। दूसरा काम सेंटेंस को पहचाने। फिर उसके बाद अब जब आप पहचान लिए कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, जब आप टेंस को पहचाने तो अब उस टेंस के नियम का प्रयोग करो जो टेंस यहाँ पर है, जो टेंस यहाँ पर है, और उस टेंस के उस सेंटेंस का नियम प्रयोग करो जौन सा सेंटेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। असर्टिव सेंटेंस दिया गया है ना, तो इस जो टेंस आप पहचान लिए उस टेंस के असर्टिव सेंटेंस के नियम को आप इसमें प्रयोग करो। समझे नहीं? जैसे आपने पहचाना, बताया हमको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आप ही ने यह भी बताया हमको कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अब बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या क्या नियम है, उसको माइंड में रिवाइंड करो कि हाँ ये नियम इसमें है। जब नियम है तो नियम माइंड में चल रहा है। अब नियम, बहुत सारे नियम चल रहे हैं, अब कैसे पता चले कौन सा नियम लगाएं? अब समझो, अब क्या करोगे? ये देखोगे कि हमारा कर्ता कैसा है। जब कर्ता पता लग जाएगा तब हमको पता लग जाएगा कि कौन सा नियम इसमें प्रयोग करना है। हमने बताया था भैया आपको, यदि आपको ही, सी, इट तथा एक वचन का कर्ता मिल जाए, ही, सी, इट तथा एक वचन का कर्ता मिल जाए, ठीक, यहाँ पर क्या है? एक वचन है कि नहीं? कोई भी नाम, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, रीना, टीना, पिंका, कुछ भी हो, नाम जितना भी है सब एक वचन है। नाम जितना भी है एक वचन है। कहीं पर भी आपको सेंटेंस में नाम लिखा मिल जाए तो तुरंत जान जाना कि कर्ता हमारा एक वचन है। समझे? तो जब कर्ता एक वचन है, हमने नियम लिखवाया है ही, सी तथा एक वचन के सभी कर्ताओं के साथ।
या IES का प्रयोग करेंगे। कहां पर? जब हमारा वाक्य असर्टिव रहता है तब। असर्टिव ही तो पढ़े थे इससे पहले, तो वाक्य हमारा असर्टिव है, यहाँ पर हम ये लगाएंगे। क्या माइंड में ये तो बात नहीं चल रही कि सर जी यहाँ आई बी उदय का बहुवचन करता है, हम यस यस IES का प्रयोग ना करें? बहुवचन तो नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पर रामू हमने बता दिया कोई भी नाम एक वचन है। जब एक वचन है तो एक वचन वाला ही नियम प्रयोग करो इसमें। एक वचन वाला नियम क्या है फिर से बता रहे हैं, ही सी तथा एक वचन के सभी कर्ताओं के साथ क्रिया के अंत में यस या IES जोड़ देते हैं। समझ में आई बात? अब जब यस या IES जोड़ देंगे तो अब क्या करेंगे? सब नियम एकदम क्लियर हो गया। टेंस पहचाना आपने, पहला काम। टेंस के बाद आपने सेंटेंस पहचाना, सेंटेंस के बाद आपने क्या किया? कर्ता से पहचाना कि हमारा जो नियम कौन सा प्रयोग होगा, इसको आपने जाना। अब आप कहोगे सर जी हम कैसे जानेंगे कर्ता कौन है? हाँ, कर्ता पता रहेगा तभी तो जान पाओगे कौन सा नियम लगाए। हाँ, तो आओ सुनो। वाक्य को पढ़ने पर ऐसा लगे कि जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है या जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जा रहा है, उसे हम कर्ता कहेंगे। अब कोई सच्ची यहाँ कैसे हम जाने? तो रामू विद्यालय जाता है, जरा इससे पूछो क्रिया से विद्यालय कौन जाता है? रामू। आंसर का आया? रामू ना, तो वही रामू ही तुम्हारा कर्ता है। क्रिया से पूछोगे, क्रिया से पूछोगे, जैसे विद्यालय जाता है, क्रिया से पूछे कि विद्यालय कौन जाता है, तो लिखा है रामू। अगर जैसे कह दिया जाए महिमा भोजन बनाती है, भोजन बनाती है, जरा पूछो उससे तो भोजन कौन बनाती है? महिमा। निकल के आए ना कर्ता कौन है। जैसे आपको कह दिया जाए वह मैच खेलता है, खेलता है, क्रिया क्या है? खेलना ना, तो जरा क्रिया से पूछ लो मैच कौन खेलता है? वह। आंसर मिला ना? आपको आंसर रहेगा उसी सेंटेंस में ही, तो आप जान पाओगे कि हाँ हमारा यही आप कर्ता है। जब कर्ता जान जाओगे कि तुरंत माइंड में बात चलनी चाहिए कि टेंस पता, हमको सेंटेंस पता, कर्ता पता, तो उस टेंस के उस सेंटेंस का ये नियम लगा दो। समझ में आई बात? चलो, पहले ही सेंटेंस में हमने आपको इतनी मेहनत करके बता दिया, अब बार बार ताकि हमको ना चिल्लाना पड़े कि हाँ नहीं ये अब ये करो, अब ये करो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? टेंस पहचानना। टेंस पहचानने के बाद सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस पहचानने के बाद आपको कर्ता देखना है, कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। फिर उसके बाद टेंस के उस नियम का प्रयोग करना है जिस नियम में कर्ता हमारा रहेगा। समझे? अब चले, सबसे पहले क्या करेंगे भैया? रामू। क्या करेंगे? रामू। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस से रामू लिखेंगे। ठीक, यह आपको हम एक सिंपल भाषा में समझने के लिए बता दें तो स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं, इसको मिटा करके लिख देते हैं। फिर से लिखेंगे, काटिएगा मत, कोई लिखे होगा तो। ठीक, स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहोगे बना लेना। स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? जैसे आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस या IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वी के ऊपर वन लिखा है, इसका मतलब वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म, क्रिया के पहले अवस्था। यस ईएस या IES तीनों में से कोई एक आपको लगाना है, वो जहां लगाना आप अच्छी तरीके से जानते हो, हमने सब नियम तक पढ़ा दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि एक प्रकार से कर्म जो कार्य आप करेंगे। फिर अदर वर्ड, जो आपका ना तो कर्म होगा ना सब्जेक्ट होगा ना क्रिया होगी, वो अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द में चला जाएगा, पूरा कचरा हो जाएगा सब। कुछ जब अंतिम में क्या होता है, जो कुछ बच जाता है ले जाकर उसको अंतिम में फेंक देते हैं कोने, तो वही क्या करें, जो कुछ बचेगा अन्य शब्द में। तो हमारा देखो भैया, अब सेंटेंस को हम लिखते हैं। सेंटेंस क्या था हमारा? रामू विद्यालय जाता। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रामू। अब इसमें जो पहले रहेगा वही आपको पहले लिखना है, हमने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया। सबसे पहले रामू,
फिर उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था। जरा बताओ ये क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? अब तो क्रिया कैसे जाने? आओ इसको भी समझो। कर्ता से पूछो तू क्या करता है? रामू क्या करता है? विद्यालय जाता है ना, जाता है बिना ना, तो वही जाना है हमारी क्रिया है। कर्ता से पूछो तुम क्या करते हो, तो आंसर निकल गया। जैसे आप पूछोगे रामू क्या करता है? जाता है। रामू क्या करता है? जाता है। अब कहाँ जाता है उससे मतलब नहीं, रामू जाता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि वह लिखता है, वह लिखता है, तो कर्ता क्या है? वह है। तो कर्ता से पूछो तू क्या करता है? लिखता है ना, जो आया है सब भैया क्रिया है, समझे? तो यहाँ पर क्रिया आगे क्या है? जाना। जाता का अंग्रेजी क्या होता है? जाना का गो। क्यों गो ही लिखे? क्योंकि आपको क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है, गो। अब इसी में यस ईएस या आई ईएस तीनों में से कौन सा जोड़े? यस। हमने आपको लिखवा दिया है जब क्रिया के अंत में यस एस सी एस डबल एस और ओ, तो क्या करते हैं? ईएस जोड़ देते हैं। जब देखो चारों में से कोई मिला क्या? ओ मिल गया। अब क्या करेंगे? ईएस जोड़ देंगे। ठीक, इसमें से ये वाला आपका प्रयोग हो गया, बाकी की दो नहीं। प्लस ऑब्जेक्ट क्या जाता है? ऑब्जेक्ट लिखे नहीं है। अब कहाँ जाता है वो सब अदर वर्ड में चला जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय। गोज टू स्कूल। अब कौन सी चीज का है? टू लगा दिए यहाँ पे, तो टू इसलिए लगा दिए भैया, जब कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जाता है, कहीं से कहीं जाता है, लेकिन जहां से जाता है वहां की इंफॉर्मेशन वाक्य में नहीं रहती है। हमने आपको प्रीपोजिशन में पढ़ा दिया है, जब कहीं से कोई जाता है और जहां से जाता है उसके बारे में नहीं पता है, सिर्फ जहां जाता है वहां की पता है। जैसे ये नहीं पता है रामू घर से जाता है कि बाजार से स्कूल जाता है, या मामा के यहाँ से स्कूल जाता है, कि हॉस्टल में रहता है वहां से स्कूल जाता है, ये नहीं पता ना। तो सिर्फ विद्यालय जाता है, अंतिम इंफॉर्मेशन हमको पता है, तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये कह देता कि रामू घर से स्कूल जाता है, तब आपको वहां पर काम लगाना पड़ता। हमने बताया था प्रीपोजिशन में, जब कोई व्यक्ति कहीं से कहीं आता है या कहीं से कहीं जाता है और प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान दोनों की जानकारी होती है, तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। समझे बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक सेंटेंस और बता देते हैं। जैसे कह दिया जाए वह भोजन बनाती है, वह भोजन बनाती है, या वह भोजन पकाती है, बात दोनों वही है। तो सबसे पहले क्या करें भैया? कर्ता। अब बताओ क्या हम कर्ता सही लिख रहे हैं? गलत है, बनाती है क्या है? फीमेल, कोई लड़की है। ठीक, तो लड़की रहता है तो हम क्या करते हैं? भी का प्रयोग करके सी का प्रयोग करते हैं वह शब्द के लिए। अब क्या करेंगे? क्रिया की पहली अवस्था। अब इसमें भी बताया था क्रिया कैसे जानोगे? वह बनाती है, वह क्या करती है? बनाती, वही क्रिया ना। तो बनाना क्या होता है? अब बताओ यहाँ भैया यस जोड़े यस जोड़े। हमने बताया था कि 3 नियम हमने आपको लिखवाया, 3 नियम लिखवाया। अगर इन तीनों के अलावा कुछ मिल जाता है आपको यस जोड़ देना है हाथ मूंद करके। ना तो यस यस डबल एस और ओ ये कोई नहीं है, ना तो क्रिया के अंत में वाई है। जो नियम हमने सब लिखवाया उसमें से कोई नहीं है। नोट में जो लिखवा दिया कि अगर ये सब नहीं मिलते हैं आपको लगभग हर जगह यस का ही प्रयोग करना। सी कुक्स, वह क्या बनाती है? भोजन। अब कहेंगे आप द कहे लगा दिए, तो किसी भी नाम से पहले आप क्या करेंगे? द का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन आपका क्या है? नाउन है। जरा बताओ तो उनको कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन, कोई पदार्थ है।
जैसे कह दिया जाए वे विद्यालय, विद्यालय नहीं इसको वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं या वे मैदान में मैच खेलते हैं। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस साधारण है, न तो निगेटिव ना तो इंट्रोगेटिव, तो वे शब्द के लिए ते। अब क्या करेंगे, क्रिया की पहली अवस्था खेलना क्या हो भैया, अब जरा बताओ इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े, कुछ न जोड़े, बहुत मारेंगे भी, जरा देखो तो सही, कर्ता क्या है, बहुवचन, हमने नियम में लिखवा दिया आई बी यू दे मिल गया, तथा बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ आपको एस या आईएस नहीं लगाना है। हमने रूल नंबर 3 में इसको लिखवाया है आपको, तो आप क्या करेंगे, दे प्ले द क्रिकेट, बस हो गया, मैदान में इन फील्ड ठीक। और एक बात देख लो, जैसे कह दिया जाए महिमा लिखती ही रहती है, महिमा लिखती ही रहती है। हमने क्या बताया, महिमा लिखती ही रहती है, तो वाक्य से क्या पता चल रहा है कि यह केवल एक कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर रही है। तो हमने क्या नियम बताया अभी कि अगर वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि कर्ता एक कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करती है, तो आपको वहां पर क्या करना है, सहायक क्रिया डू या डज और नथिंग बट का भी प्रयोग करना है। ये हमने आपको नियम में लिखवा दिया। अब जरा लगाओ तो सही। अब देखो कर्ता क्या हमारा, महिमा, महिमा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करोगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग इसमें भूल जाओ, ठीक। डू या डच का प्रयोग करोगे, बताओ डू का प्रयोग करें कि डच का प्रयोग करें, डच का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है, कर्ता हमारा एक वचन है, तो महिमा ठीक। उसके बाद नथिंग बट, नथिंग बट, नथिंग बट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिखना क्या होता है भैया, राइट। अब कहेंगे सर कि इसमें एस आईएस जोड़ते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ हमने डच का प्रयोग कर लिया, समझे। बट राइट क्या, कुछ नहीं बताई, नहीं क्या लिखती है, होमवर्क लिखती है कि निबंध लिखती है कि पत्र लिखती है, क्या लिखती है, कुछ पता ही नहीं, बस यही खत्म। ठीक, नोट करो जल्दी किया। हो गया नोट किया। चलो अब देखो कुछ जो और भी नियम हमने लिखवाया, उस नियम बेस्ड आपको कुछ सेंटेंस को बता देते हैं। ऊपर का मिटा रहे हैं, हाँ, बात नहीं करेगा भैया। देखो जैसे हम अगला सेंटेंस बताते हैं, जैसे हमने आपको नियम लिखवाया है, वह खाती तो है। नियम में हमने क्या लिखा है, अगर आपको वाक्य में तो शब्द मिल जाएगा तब का, वह खाती तो है। अब तो शब्द मिल गया, इसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे, सहायक क्रिया डू अथवा डज का प्रयोग करोगे कर्ता के अनुसार। तो वह शब्द के लिए क्या लिखे, सी, खाती तो है लड़की
की है ना, तो सी डज ईट। अब क्या खाती है उसको पहले, हाँ हो गया। अब और का सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया जाए वह बाजार अवश्य आता है, वह बाजार अवश्य आता है। अब देखो क्या करेंगे, वह शब्द के लिए सी लिखे फिर से क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात मेल है, आता है, तो ही वर्बा फर्स्ट फॉर्म, वर्बा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, वर्बा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लो। ही कम्स, ही कम्स, साइड और यस जोड़ के ही कम्स, उसके बाद ही कम्स ऐसा भी आप कर सकते हो, ही मस्ट कम्स टू बाजार, वही मतलब तुम्हारे बाजार भी लिख देते हैं, बाजार भी लिख देते हैं। ही कम्स मस्ट, यहाँ लिखो बाजार में, तब ही कम्स मस्ट हो गया। और कुछ नियम बाकी रहा आपका नहीं ना, नोट करो भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आज समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में आपको हम निगेटिव सेंटेंस को लेकर के। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो पूछते रहिएगा, जुड़े रहो लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी।